अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असाइनमेंट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैनल के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पास्ट पेपर मुकम्मल सॉल्व किया था, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक कोड नहीं चलता, तकरीबन 4 से 5 कोड चलते हैं, वो भी मैं नीचे कैप्शन में लगा दूंगा। तो अगर आप इस कोड के अंदर रिलाय करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए ही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्प्रिंग 2025 का पास्ट पेपर असाइनमेंट पेपर करेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्प्रिंग 2025 का पास्ट पेपर किया था। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी ऑटम 2025 के असाइनमेंट पेपर की। लाइक अभी का जो सबसे लेटेस्ट असाइनमेंट पेपर है जो अभी बच्चों ने सबमिट करवाया है, उसके ऊपर हम लोग वीडियो भी बना देंगे। स्प्रिंग 2025 के असाइनमेंट पेपर पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर आपको लैपटॉप की स्क्रीन भी शो हो रही होगी। पिछली वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट बनाई थी अराउंड 44 मिनट्स की। डिटेल के अंदर सारे सवालों को हम लोगों ने समझा, जाना और सॉल्व किया था। यहाँ पर आपको लैपटॉप स्क्रीन नजर आ रही है। लैपटॉप स्क्रीन के अंदर अगर मैं बात कर लूं तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा मैं एक और बात बता दूं इसके बीच में कि आप लोगों के असाइनमेंट के बीच में 5 सवाल होंगे, 10 सवाल नहीं होंगे। नॉर्मली असाइनमेंट नंबर 1 में 5 सवाल होते हैं, असाइनमेंट नंबर 2 में 5 सवाल होते हैं, टोटल मिलकर 10 बनते हैं, लेकिन इसके अंदर 5 है। इसकी वजह यह है कि इसके असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर प्रोजेक्ट था। ठीक है, अभी जो ऑटम 2025 वाला असाइनमेंट पेपर जो फ्यूचर में हम लोग करेंगे उसके भी 5 सवाल ही होंगे, क्योंकि असाइनमेंट नंबर 2 प्रोजेक्ट बेस्ड था। अगर आपको यह जानना है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से राइट करते हैं तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है। AIOU इन्फॉर्मेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, सो चलते हैं हम फाइनली अपने सवाल की जानिब। स्प्रिंग 2025 का यहाँ पर मेरे पास असाइनमेंट पेपर है, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है, मैंने अपनी खुद से अलग करके लिखा है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बीच में एक चीज बेसिक होती है कि उसका बेसिक सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा, जो उसका फंडामेंटल सवाल है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। तो जाहिर सी बात है, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका बेसिक सवाल उसने पूछा हुआ है, भाई डिफाइन करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, एक्सप्लेन करो इसके की फंक्शंस को और हाईलाइटिंग करो देयर इंपॉर्टेंस को, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अचीविंग द गोल ऑफ अ फर्म। कंपनी जो होती है उसकी क्या अचीविंग गोल होते हैं, फर्म हम लोग बोलते हैं कंपनी को। तो अगेन इसके बीच में भी आपसे ये बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है, फिर उसके मेन फीचर यानी कि उसके क्या काम होते हैं, क्या एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है एज अ हेडिंग। फिर उसके बाद हमारे को बताने कि फंक्शनिंग गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प करते हैं। सो ये पूरा सवाल है, ये इसका पूरा मतलब है। इसी का ही तकरीबन सेम सवाल हमारा ऑटम स्प्रिंग 2025 के पास्ट पेपर में भी था, जो पिछली वीडियो थी। तो उसके अंदर भी बेसिक सवाल उसने पहले भी हमसे पूछ रखा था। अगर इस सवाल का आप जवाब चाहते हैं तो आप कंप्लीट जवाब गूगल से या फिर आप अपनी बुक में से याद कर सकते हो। सवाल का मतलब मैंने आपको बता दिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, उसके की फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये आपने डिफाइन करनी है। कंपनी अपने गोल अचीव करने के लिए क्या क्या अमल दखल करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में। अच्छा जी, यहां से अगर हम लोग आगे चले तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो लिखा हुआ है, अ कंपनीज नेट इनकम इज $1,20,000 and the total equity is $8 lakh. Calculate the return on equity ROE and explain its significance in financial decision making. ठीक हो गया, एक्सप्लेन भी करना इसके सिग्निफिकेंस कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के बीच में इसका क्या काम होता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास्ट पेपर में भी था, सिर्फ वैल्यूज चेंज थी। इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ कहीं पर फोटो लग जाएगी, और आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 का। तो हमारा जो ROE निकलेगा वो निकलेगा 15 का, यानी कि एक सेल के ऊपर हमारे को $0.15 का हमारे को मुनाफा हो रहा है। ये इसका पूरा जवाब है। नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी होता है, तो आप दोनों को जब डिवाइड कर देते हो तो आपका 0.15 का जवाब निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद आप बीच में थोड़ा सा ROI को डिफाइन कर दोगे, जैसे कि ROI बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट कमा रही है। हाई ROI का मतलब होता है कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। लो ROI का मतलब होता है कंपनी लो परफॉर्मेंस कर रही है। फार्मूला आई होप सो आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके फार्मूले के अंदर आप ऊपर 1,20,000 लिखेंगे, नीचे 8 लाख लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, नीचे आप लिख देंगे ROE इज 0.15%।
फिर नीचे आप उसकी एक्सप्लेनेशन ले दोगे जो उसने आपसे मांगी हुई है। सो इसी तरीके से अगर किसी कंपनी का लो आरओई होगा तो इन्वेस्टर नहीं उसके अंदर आएगा, वो बोलेगा इस कंपनी का आरओई लो है। आरओई का मतलब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेट्स से अगर $1 की कंपनी को सेल हो रही है तो 0.15 का प्रॉफिट हो रहा है, ये होता है आरओई। चेक करने के लिए कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो इसकी जो बाकी की एक्सप्लेनेशन है देन अगेन आप गूगल से या फिर आप अपनी बुक में से भी ले सकते हो ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को बोल रहा है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइज द explain how trend analyze and common size analyze can aid in decision making। अब यहां पर भी आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालाइजिंग होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरीके से ट्रेंड को एनालाइज करके और उसके कॉमन साइज को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग करती है। ये सवाल भी आपका थ्योरेटिकल है। अच्छा जी, अगेन इसका भी जवाब आप इजीली गूगल से या फिर अपनी बुक में से निकाल सकते हो। अच्छा जी, अब इसके पार्ट 2 के ऊपर आ जाओ। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द करंट रेशो एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशो सेम एज इट इज वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आपका मैंने पिछली वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करवाया स्प्रिंग 2025 के पास पेपर के अंदर। इवन दो वैल्यू शायद थोड़ी सी चेंज है इसके बीच में। सबसे पहले हम एसेट और लायबिलिटी कर देंगे और उसके बाद हम लोग टोटल डेब्ट और टोटल इक्विटी को डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे बस। सेम एज इट इज सवाल मेरा रिकॉर्ड है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 बाय द वे यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी रिकॉर्ड स्प्रिंग 2025 पास पेपर। पिछली वीडियो आपसे गुजारिश है देख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अगर हम लोग आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को बोल रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट बता दो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रोवाइडिंग एग्जांपल ऑफ देयर एप्लीकेशन इन अ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। हमसे पूछ रहा है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हाई लेवल पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा सिंपल लेवल पे होता है। जो सिंपल शॉर्ट टर्म या फिर छोटी छोटी कंपनीज के बीच में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हाई लेवल का होता है जिसके ऊपर हाई लेवल का हमारे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप डिटेल में जान सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। बाकी सवाल अगर आपका ये है कि ये आएगा पेपर के अंदर तो मुश्किल है, सवाल आपका नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की बात करते हैं तो यहां पर भी 50,000 लोन लिया हुआ है और टाइमिंग है उसके 10 साल की और एनुअल इंटरेस्ट रेट है 8% का और कैलकुलेट करना है एनुअल पेमेंट और जिसके बीच में हमारे को अमोर्टाइजेशन का फार्मूला भी दिया गया है। ये सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है, हालांकि मुझे सॉल्व नहीं था करना क्योंकि ये सवाल सेम एज इट इज पहले करवा चुका हूं। इवन दो पास पेपर के अंदर ये सवाल था कि हमारे को 2 साल का पहले हमारे को उसकी एनुअल पेमेंट भी बतानी थी, 2 साल में कितनी पेमेंट करेगा ये भी बतानी थी, कितनी पेमेंट वो कर चुका है ये भी बताना था। ठीक हो गया। इसके अंदर तो खैर इतना कुछ भी नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर 3 का वैसे यहां पर मैंने गिविंग डेटा दिया हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है जब भी आप कोई भी सवाल करोगे उसका गिविंग डेटा लाजमी बनाओगे, गिविंग डेटा से चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहां पर मैंने गिविंग डेटा बनाया हुआ है, लिखा हुआ है लोन इज इक्वल टू पी। लोन हमारा पी है, कितने का लिया हुआ है $50,000 का। इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा आर है 8% का लिया हुआ है। टाइम हमारा एन है, कितने टाइम के लिए 10 साल के लिए है। अमोर्टाइजेशन का फार्मूला याद करके जाइएगा, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ब्रैकेट पावर एन माइनस 1। अच्छा जी, ये जो हमारा x है ये x नहीं है, ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई का साइन है तो मेरे पास यहां पर मल्टीप्लाई का कीबोर्ड नहीं था। अच्छा जी, अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वैसे सेम एज इट इज क्वेश्चन हुआ है, सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं है। अच्छा जी, इसके बीच में क्या सीन है, उसने बोला कि एनुअल पेमेंट हमारी कितनी निकलेगी, ये उसने हमसे सवाल के बीच में पूछा है। ठीक हो गया। तो यहां पर ये चीज सेम है, ये जो है ये सेम है, ये भी हमारा सेम ही है, राइट, ये भी हमारा सेम ही है। तो हम लोग इसको एक ही दफा सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि अगर आप स्टेप बना बना करके सॉल्व करते हो तो भी ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन मैंने काम डायरेक्ट किया है। 1 प्लस आर ब्रैकेट पावर एन, ये एक ही रहेगा, ये भी एक ही रहेगा। तो यहां पर 1 का 1 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, आर की जगह 0.8 आ गया, दोनों को आपस में प्लस कर दिया तो आंसर आ जाएगा 1.08। कोई सवाल। एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 10 है
तो 1.08 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टाइम्स तो आंसर आ जाएगा 2.159। ऐसा ही है। अच्छा जी नीचे आ जाओ आप, बल्कि ऊपर ही रहो। पी हमारे पास कितना आ गया भाई 50,000, तो यहां पर ला करके हम लोगों ने लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई साइन आ गया। उसके बाद हमारा आर कितना था 0.08 था, ये वाला आर, ये जो आर है, एक सेकंड लेट मी हाईलाइट, ये वाला आर है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर क्या निकल के आया था, ये निकल के आया है। इसका आंसर क्या निकल के आया, यही निकल के आया है। अब इन दोनों के आंसरों को यहां पर लिख देंगे कि भाई जो भी आंसर है सबको आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 8635.6। बेशक अगर आपको नहीं लिखना तो मत लिखिएगा, परवाह नहीं है। अच्छा, इस सवाल को भी करने के दो मेथड है। मैंने पॉइंट वाला मेथड यूज किया है, आप बेशक पॉइंट वाला मेथड यूज मत कीजिएगा। अच्छा भाई, अब हमारे को यहां पर ये तो 1 प्लस आर, सॉरी मैं माउस यूज कर लेता हूं। अब यहां पर ये जो था 1 प्लस आर और एन ऊपर की तरफ, ये तो ठीक हो गया, हमारा निकल के आ गया आंसर 2.156। लेकिन यहां पर भी 2.16 ही आंसर है, बट -1 भी तो है। तो सिंपल है, 2.16 को अलग से नीचे हम लोग लिख लेंगे और -1 कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 1.159। कोई सवाल यहां तक? अच्छा जी, अब फाइनल पेमेंट निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर ये रहा, ये यहां पर डिवाइड ही हो रहे हैं ना भाई, तो डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपस में ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है। तो 8635 ऊपर आ गया, 1.159 नीचे आ गया, और आपस में जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7451। अब यहां पर 51 के साथ अगर आप यहां पर देखोगे तो साइन अप्रोक्सीमेट का लगा हुआ है, ठीक हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आया है। बाकी अगर किसी बच्चे का यह आंसर आता है 7450, तो वो आंसर ठीक है। बाय द वे आंसर भी 7450 ही है, बट मैंने आपको बताया मैंने पॉइंट्स के अंदर इसको जवाब को लाया हूं, तो पॉइंट्स के बाद मन लगाना मुझे जरूरी था। तो ये इसका पूरा जवाब था। और सवाल हमसे क्या पूछ रहा था कि एनुअल पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई परवाह नहीं है। ये ले लीजिए, सॉरी ये ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हमारे को सवाल पूछ रहा है, थ्योरेटिकल सवाल है, देन अगेन इसका डिटेल जवाब आप खुद निकालेंगे, खुद याद करेंगे, हेडिंग्स प्रॉपर बना करके। लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न और यील्ड्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। यानी कि सबसे पहले हमसे वही बात है, डेफिनेशन पूछी गई है या कॉन्सेप्ट पूछा गया कि रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और हमारे को एक्सप्लेन भी करनी है उसकी इंपॉर्टेंस इसके बीच में क्या है, और ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए क्या इफेक्ट रखती हैं। रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड्स का कॉन्सेप्ट हमारे को समझना है और उसके बारे में हमारे को लिखना है, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बारे में भी लिखना है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। रेट ऑफ रिटर्न यानी कि यील्ड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला प्रॉफिट परसेंटेज में, जैसे कि बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि शेयर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी इसमें से आपकी अर्निंग होगी, वो आपका कहलाया जाता है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रिटर्न मिलना। अच्छा भाई, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा दे, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जिसके बीच में बॉन्ड्स हो जाते हैं, जिसके बीच में स्टॉक्स यानी कि शेयर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे को ये भी सवाल के बीच में एक्सप्लेन करना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसने इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है, इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि उनका पैसा कितना ग्रो कर रहा है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के कंपेयर करके आपको हेल्प मिलती है। इसी तरीके से रिस्क और रिटर्न का आपको आइडिया मिलता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट इजी होता है। अगर फाइनल आपको वही बात समरी में अगर इसको मैं बताना चाहूं तो वो इस तरीके से है कि रेट यानी कि यील्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि बॉन्ड शेयर्स को, बॉन्ड्स या फिर शेयर्स को एवेल्युएट करने में इसका क्या रोल होता है।
ये आपका सवाल आपसे पूछ रहा है और आपको मैं बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म इसमें क्या चीजें हैं। इन्वेस्टर को पता चलता है कि हमारा जो पैसा है वो कितना ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करके वो ये चेक कर सकते हैं किस तरीके से रेट ऑफ रिटर्न से कि हमारे को कितना मिल रहा है, उधर कितना मिल रहा है, और ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं बॉन्ड्स, शेयर, डेब्टर्स के ऊपर। और ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए भी इवेल्युएट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड के बारे में, स्टॉक के बारे में, प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में। वैसे 3 किस्म के स्टॉक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शायद मैंने बुक की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी बता चुका हूं। वो अगर आपको देखनी होगी तो देख लीजिएगा। अच्छा भाई, 5414 की शायद मैं बात करूं बुक की, तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी बोल रहा है अ प्रेफर्ड स्टॉक पेज एन एनुअल डिविडेंड ऑफ $5। एक प्रेफर्ड स्टॉक है, वो आपको डिविडेंड दे रहा है $5 का, एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है। अब हमारे को कैलकुलेट करना है कि वैल्यू कितनी है। रिटर्न तो वो डिविडेंड तो दे रहा है $5 का, रिटर्न दे रहा है 8% का, लेकिन कितने का है ये नहीं पता, तो पता लगा लेते हैं भाई। बाय द वे, बॉन्ड के बारे में जो एक कंप्लीट बड़ा सवाल आता है ना, वो पास पेपर में सॉल्व है, जिसका ना डबल फार्मूला लग के वो सॉल्व होता है। वो क्वेश्चन आपको पास पेपर वाली वीडियो में से मिल जाएगा, वो क्वेश्चन कर लेना, ये आपके सामने फिर हलवा बन जाएगा। सिंपल सी बात है, गिविंग डेटा बना लेंगे हम लोग। डिविडेंड डी है $5, रिक्वायर्ड रेट आर है कितना, 8% का। प्रेफर्ड स्टॉक का फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू डी आर। डी कितना है, 5 है, आर कितना है, 0.8 है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 62.5। यानी कि जो हमारा प्रेफर्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू है $62.50, क्योंकि उसने प्राइस का पूछा हुआ था। बस खत्म, खलास। अच्छा जी, आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को बोल रहा है डिफाइन रिस्क एंड रिटर्न एंड डिस्कस देयर रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो थ्योरी। जो नीचे हमारे को पोर्टफोलियो थ्योरी दी हुई है, रिस्क और रिटर्न के बारे में आप डिस्कस करके थोड़ा सा बता देंगे, और फिर नीचे वाला पोर्टफोलियो आपको पूरा सोल्व करना है। आई डोंट थिंक सो मैंने इसको सोल्व किया हुआ होगा। नहीं, मैंने नहीं किया हुआ, ऑलरेडी रिकॉर्ड स्प्रिंग 2025 है। अब यहां पर ये जो नीचे ने पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है, सेम एज इट इज, वर्ड टू वर्ड सेम। बस फर्क ये है, अगर यहाँ पर वेडी जिसका 40 है तो शायद उस सवाल के अंदर 60 होगा। इधर स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है तो उधर 3 होगा। बाय द वे नहीं, तकरीबन सेम ही है। कोफिशिएंट बिटवीन द टू एसिड 0.3, ये भी सेम है। तो सेम स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक्सपेक्टेड रिटर्न का सेम वर्ड टू वर्ड सवाल पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। ये सवाल दैट इज मीन जो आपको मैंने पास पेपर करवाया था उसमें से न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इसी पेपर के बीच में ही है। तो हम ये बात अब अज्यूम कर सकते हैं बैठ करके कि हमारा जो पास पेपर है हम उसको ज्यादा फोकस करें बनिस्बत हमारे असाइनमेंट से, क्योंकि असाइनमेंट पेपर के अंदर वही सवाल है। मैंने स्प्रिंग 2025 का पास पेपर करवाया था, ये स्प्रिंग 2025 का असाइनमेंट पेपर है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि पहले ये वाले सवाल आए थे, तो पास पेपर में भी ऐसे ही आए हैं। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑटम 2025 का पास असाइनमेंट पेपर करेंगे तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 1-2 सवाल असाइनमेंट पेपर में से ले लेगा, 2-3 सवाल पास पेपर में से ले लेगा, तो 4 सवाल भी अगर हम लोगों ने कर लिए तो काम 25 हो जाएगा हमारा। बाय द वे, अगर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर रिस्क एंड रिटर्न्स की बात कर ले तो नीचे मैंने इसको किया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए। रिस्क का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट में लॉस या फिर अनसर्टेन का चांस होना, कितना रिटर्न मिलेगा वो गारंटीड नहीं होता। इसी तरीके से रिटर्न क्या होता है, रिटर्न वही होता है इन्वेस्टमेंट के बाद मिलने वाला पैसा या फिर उसको गेन करना। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, जाहिर सी बात है ना, नो रिस्क नो बिजनेस, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। इसी तरीके से जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न। इसी तरीके से रिस्क रिटर्न का रिलेशनशिप क्या है, अगेन वही बात आ गई, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। और मतलब अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये सॉल्व है, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है मैंने, कर लेते हैं जी, मेरे को याद नहीं था ये। अच्छा, ये गिविंग डेटा है, वहां पर बाय द वे 2 पोर्टफोलियो हैं, मैं पोर्टफोलियो आपको दिखा देता हूं सवाल के अंदर जो दिए हैं उसमें, ये रहे पोर्टफोलियो हमारे को दिए हुए हैं। उसमें 2 एसिड की एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, 12%। पोर्टफोलियो वेटेज कितना है, 40%। स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%। एसिड बी
एक्सपेक्टेड रिटर्न 8%, पोर्टफोलियो वेटेज 60%, स्टैंडर्ड डिविएशन 6% और correlation coefficient between the two assets is 0.3. Calculate the expected return and portfolio standard deviation. सेम सवाल करवा चुका हूं। अच्छा भाई, ये गिविंग डेटा के ऊपर आ जाओ। रिटर्न 12%, वेटेज 40% और स्टैंडर्ड डिवीजन 10%। रिटर्न 8%, रिटर्न 0.6%, रिटर्न 0.06% क्योंकि 6% स्टैंडर्ड डिवीजन है। कोफिशिएंट पी हो गया 0.3। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग लगा लेंगे। ये रहा फार्मूला एक्सपेक्टेड रिटर्न का। वैल्यू सारी हम लोगों ने पुट कर दी इसके बीच में। ये वैल्यू 0.4 कहां से आया, ये 12 कहां से आया, 0.6 कहां से आया, ये 8 कहां से आया, तो इनमें से आया है। अब सवाल ये है WA क्या है, RA क्या है, WB क्या है, RB क्या है। तो सीधी सी बात है, A का मतलब क्या होता है, A का मतलब पोर्टफोलियो A, B का क्या मतलब है पोर्टफोलियो B, W का क्या मतलब है वेटेज, R का इसके बीच में क्या मतलब है रिटर्न, और WB का क्या मतलब है पार्ट 2 का वेटेज, और BR का क्या मतलब है पार्ट 2 का R रिटर्न, यानी कि 8% ही है ना। हाँ जी 8% ये लिखा हुआ है। तो इसको आपस में हम लोगों ने यहाँ पर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ पर आपस में दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आंसर इसका आ गया 9.06। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 9.6 है। अच्छा भाई, अब सवाल का तो ये भी बोलता है स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करो। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का ये रहा फार्मूला जी, ये रहा स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला, और ये पूरा स्क्वायर रूट है, ये पूरा स्क्वायर रूट पूरे उसके ऊपर चल रहा है। ये भी WA पावर 2, ये आ गया भाई आपका अल्फा A पावर 2 प्लस WB पावर 2, अल्फा B पावर 2 और प्लस फिर 2 आ गया बीच में, ये 2 अलग है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आगे भी सारी AA वाली चलती जा रही है और BB वाली चलती जा रही है। सो जोन सा भी आप अरेंज डेटा करोगे उसकी वैल्यूज यहाँ पर सारी पुट करते जाओगे। पुट करने के बाद आपस में पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, और और एंड में 0.3 से उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास ये। सो सबसे पहला हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिख दिया, और फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सबको प्लस करके स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया। 0.0036736 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट खोला, तो आंसर आ गया 0.0606, अप्रोक्सीमेटली 6.06। सो हमारा जो पोर्टफोलियो का रिस्क है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, वो 6.06 है। इसके आगे कुछ है नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर आपका स्प्रिंग 2025 का असाइनमेंट पेपर भी मैंने मुकम्मल करवा दिया है। अब मेरे जिम्मे है आपका ऑटम 2025 स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये अरेंज डेटा का स्क्रीनशॉट, ये आपका फार्मूला पहला एक्सपेक्टेड रिटर्न का, ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला, ये जी हो गया। सो यहाँ पर आप लोगों की वीडियो ये मुकम्मल हो चुकी है। आई होप सो इस वीडियो की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी ऑटम 2025 के असाइनमेंट पेपर के ऊपर। वो वीडियो के अंदर भी तकरीबन सिमिलर सवाल ही हैं, इतने कोई ज्यादा अनोखे सवाल उसके बीच में नहीं है। तकरीबन न्यूमेरिकल सेम ही होंगे, थ्योरेटिकल 1-2 एक्स्ट्रा होंगे जैसे इसके बीच में थे। बाकी आप इस वीडियो के अंदर जो सवाल मैंने नहीं करवाया वो आप उस वीडियो में से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी दीगर सवाल की सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके भी हम लोगों ने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, तो आप वो वीडियो भी हमारे चैनल से देख सकते हो। मे भी आपके सब्जेक्ट की वीडियो रिकॉर्ड हो। बाकी जो अगली वीडियो है वो ऑटम 2025 के असाइनमेंट पेपर की आएगी। हाँ, 25 के असाइनमेंट पेपर की आएगी। सो आपसे गुजारिश है स्टे ट्यून्ड रहें इस चैनल के साथ, और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप पास्ट पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं यहाँ पर लिंक कहीं पर स्क्रीन के अंदर लगा दूंगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज।